नमस्कार दोस्तों, रोज फेडरेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं एक योग प्रशिक्षण देने वाले एक वरिष्ठ नागरिक से जो काफी समय से समाज का सेवा कर रहे हैं। और आज इनसे ही जानेंगे कि आप किस तरफ और क्या क्या लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। और इनसे कुछ सवाल है हमारा जो हम आपको बता दें कि राजनीति क्या है। ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि विकास क्या है, इसके बारे में विश्लेषण करेंगे कि विकास से लोगों को क्या समझना चाहिए, लोग क्या समझते हैं। तीसरा काम है कौन सा पार्टी अभी भारत के लिए बेहतर है, बीजेपी या महागठबंधन। उसके बाद है कि नवादा की राजनीति को आप कैसे देखते हैं। और मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि आज का शिक्षा और चिकित्सक को वर्तमान समय में कैसे देखना चाहिए और किस प्रकार का अभी जो शिक्षा व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है और हमारा चिकित्सा व्यवस्था है वो किस प्रकार का होना चाहिए, ये मेरे मुद्दा रहेगा जिस पे हम इनसे डिस्कस करेंगे। तो सर, मेरा चैनल पे आपका स्वागत है। सोनू जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद अर्पित करूंगा कि आपने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, यूट्यूब चैनल रोस्ट ऑफ नेशन, रोस्ट फॉर नेशन के द्वारा लोगों को अपनी बात रखने का एक स्थान देते हैं। और कहा गया है क्वालिटी हो और प्लेटफॉर्म ना हो तो परफॉर्म करने का स्थान नहीं मिल पाता है। तो परफॉर्म करने के लिए प्लेटफॉर्म का जो निर्माण किए हैं, बहुत ही अच्छा लगा हमें कि आप जैसे युवा इस राष्ट्र के विकास के लिए और युवाओं के, समाज के और राजनीतिक भविष्य के निर्माण के लिए एक ऐसे व्यक्ति का आप चयन कर कर के आप अपने पास बुलाते हैं और उनसे उनके मंतव्य को जान करके उनसे कुछ वक्तव्य को आप प्राप्त करते हुए लोगों को जगाते हैं। जी, तो इनसे अब बात करते हैं हम। मेरा जो पहला मुद्दा रहा है सर कि आप जो इतना अनुभव लेकर के आए हैं, तो पहला क्वेश्चन मेरा है कि आज का राजनीतिक क्या है और राजनीतिक से लोगों को क्या समझना चाहिए, इस विषय में आप क्या बताएंगे लोगों को। आज जो वर्तमान का जो राजनीति है वो राजनीति में दृष्टि और दृष्टांत का अभाव है ना। जब हम राजनीति करते हैं तो इसे आज व्यापार का आधार दे दिया गया है। राजनीति राष्ट्र निर्माण के लिए किया जाता है, सेवा भाव से किया जाता है। जबकि आज जितने हमारे राजनीतिज्ञ हैं वो भोगों को प्रश्रय देते हैं। उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर देखा जाए तो किसी तरह से वो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, मुझे समझ में नहीं आती है। तो आज का जो राजनीति है वो प्रेरणादायक नहीं है, वो आज स्वार्थ से युक्त है। बस अपने हितों की बात करने वाले लोग हैं, अपने भौतिक सुखों में लिप्त रहने वाले लोग हैं। बाहर से तो देखने में वो लगते हैं कि हम राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, पर गुरु और शास्त्र के अनुसार जो हम कहें उसको, उस बात को कहने के लिए पहले हम स्वयं जी करके दिखाएं, तब वो बात समाज में प्रभावित हो सकता है। लेकिन आज जो भी राजनीतिज्ञ हैं वो कहते तो कुछ हैं, करते कुछ और हैं। तो राजनीति क्या होना चाहिए, असली राजनीति किसको कहते हैं? राजनीति में विशेष रूप से ये होना चाहिए जिसके पास नीति हो निर्माण करने का, जिसके पास नीति हो व्यक्तित्व निर्माण का, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र निर्माण का। वैसे व्यक्ति को राजनीतिक में माना जा सकता है कि वो राजनीतिज्ञ है। तो आज का जो राजनीतिज्ञ है वो स्वयं का निर्माण करने में लगे हैं। उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं कितना से कितना बड़ा पद पर पहुंचूं, और पद मिलते ही उनके अंदर मद आती है और मद के कारण कभी भी वो राष्ट्र निर्माण नहीं, अपने लिप्सा में वो व्यस्त हो जाते हैं। अच्छा, तो मेन रूप से लोगों को ये समझना है कि राजनीतिक किसको कहते हैं। आपके अनुसार से राजनीतिक के अगर 2 लाइन या 3 लाइन में समझाया जाए तो लाइन क्या हो सकता है? मुख्य रूप से कहा जाए तो राजनीतिक का मतलब ही है त्याग, समर्पण, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, परिवार से मुक्त जीवन, समाज के प्रति समाज को हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां व्यक्ति से व्यक्ति का सहयोग हो। आज क्या है कि हम व्यक्ति से व्यक्ति अलग होते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हम जिस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आ रहे हैं आज हम, तो हमारा परिवार में ही एक संघर्ष उत्पन्न हो गया है
कि हम राजनीतिक एक ही परिवार में अलग अलग दल से आकर के अपना अकल लगाते हैं और अपने अपने तरह से और समाज को बांट करके वोट लेने का काम ये करते तो हैं। आज की राजनीतिक है, लेकिन असली राजनीतिक क्या होना चाहिए, बस इस विषय में सिर्फ आप। असली राजनीतिक ये होना चाहिए जिससे स्वयं का विकास करते हुए समाज का विकास हो, व्यक्तित्व का विकास हो, चरित्र का निर्माण हो, जिससे हमारा राष्ट्र फिर से इस देश नहीं पूरी दुनिया का विश्व गुरु बन सके। ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है राजनीतिक में। विकास का मतलब ऐसे क्या हो सकता है, जैसे कि आज जो विकास हो रहा है, इस विकास को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो विकास है भौतिक विकास है। भौतिक विकास से हम कुछ क्षण तो सुखी हो सकते हैं, लेकिन इससे हम कभी भी जो समाज को सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, वो हम उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जैसे आज सबसे बड़ा डिमांड है लोगों का रोड, सड़क, सड़क हो, अस्पताल हो, हमारी दैनिक आवश्यकताएं जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पर्याप्त उपलब्धता हो, ये सारी व्यवस्था तो आज उपलब्ध हो गई। लेकिन क्या विकास कहाँ तक जाएगा? क्या हमारी नीड है और किन नीड से हम अपने जीवन में स्वास्थ्य माने अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे, बच्चे का निर्माण कर सकेंगे, आने वाली पीढ़ियों को हम एक अच्छा भविष्य दे सकेंगे? क्या रोड और अस्पताल से संभव है क्या? रोड और अस्पताल अच्छा हुआ है सर, आपके अनुसार से क्या लगता है कि और जिस तरह से चिकित्सा चल रही है, सरकारी हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं रहता उतना जितना होना चाहिए, गरीब को अगर कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है जिसमें बड़ी इलाज की ज़रूरत है, तो उस सब में भी बहुत सारी दिक्कतें मुझे लगता है कि है। और जहाँ खास तौर से आप नवादा जिला के हैं, तो यहाँ के हॉस्पिटल की दशा तो आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है जैसा होना चाहिए। देखिए, हॉस्पिटल का, अस्पताल का अगर बिल्डिंग अच्छा हो, लेकिन उसमें जो कार्यरत हैं, उनमें अगर उन रोगियों के प्रति जो उसमें भर्ती होते हैं, उनके प्रति अगर उनका त्याग का भाव ना हो, तो कभी भी अस्पताल के बिल्डिंग बनाने देने से स्वास्थ्य व्यवस्था हमारा ठीक नहीं हो सकता है। तो जो उसमें कार्यरत कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी उस सेवा भाव से लगना पड़ेगा जिससे उस व्यक्ति का स्वास्थ्य में सुधार हो। लेकिन कहा जाए तो जो आज हम डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टर बन करके जब हम सेवा देने आते हैं तो सेवा हमारा लक्ष्य नहीं होता है। डॉक्टर का लक्ष्य होता है कि हम अधिक से अधिक धन प्राप्त करें, हाँ, अधिक प्राइवेट से प्राइवेट खोल सकें। और अधिक से अधिक हम नर्सिंग होम चला करके धन अर्जन करें। और रोगियों से कोई मतलब नहीं है, लूट की छूट है आधुनिक चिकित्सा। आधुनिक चिकित्सा का मतलब ही है एक रोग ठीक करने जाइए, 3 रोग उपहार में लेके आ जाइए। नए नए, भले हम ये कहते हैं कि आधुनिक चिकित्सा बहुत प्रगति की है, लेकिन देखा जाए तो कहाँ प्रगति की। हाँ, जो आज सर्जरी की चिकित्सा के अलावा, इमरजेंसी के अलावा आधुनिक चिकित्सा में तो सामान्य बीमारियां भी ठीक नहीं हो रही है। जैसे सामान्य रूप से घुटने का दर्द हो जाए, तो सामान्य रूप से दम्मा, एलर्जी, साइनस, माइग्रेन हो जाए, ये बीमारियां भी तो अस्पताल में ठीक नहीं होती है। दवा खाते खाते नई बीमारियों का जन्म हो जाता है। तो मैं कैसे मान लूँ कि हमारा अस्पताल बन जाने से क्या बीमारियों का बोझ कम होगा? तो आपके अनुसार से क्या लगता है, आपको क्या लगता है किस प्रकार की व्यवस्थाएं हो ताकि लोगों में जो चिकित्सा का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो सके? आपको क्या लगता है, आपको क्या हम लगता है? हमारा चिकित्सा जो प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही थी, वो योग आयुर्वेद से जो उपलब्ध था हमारे जीवन में, वो आज नहीं है, वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। आज हम सिंथेटिक ड्रग पर आधारित जीवन जी रहे हैं। तो सिंथेटिक ड्रग से कभी भी स्वास्थ्य का निर्माण संभव नहीं है। जबकि जो हम भोजन करते हैं, कहा गया है आहार शुद्ध तो औषधि की क्या जरूरत, और आहार अशुद्ध तो औषधि की क्या जरूरत। दोनों अवस्था में तो हम रोगी बन के ही रहेंगे। तो इस अवस्था को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि रोग का जो उत्पन्न होने का आधार है वो हमारा विचार है, समाज है, आहार है। आज देखा जाए तो जगह जगह फास्ट फूड का लाइन लगा हुआ है, जो कि जिंदगी का लास्ट फूड बन जा रहा है। तो ऐसे भोजन से कभी भी समाज में या कहा जाए स्वास्थ्य का रक्षण होगा, मैं नहीं मानता हूँ, है तो ना। आपको क्या लगता है सर, सरकार को चिकित्सा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, जिसको आप सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक योग शिक्षण का
काम करते हैं, तो आपको योग का शिक्षा देते हैं लोगों को, तो आपके अनुसार से सरकार को ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए? आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे जिस वजह से रोग बीमारी पर काफ़ी मतलब उसको रोगों को कम किया जा सके और उस पे विजय प्राप्त कर लिया जा सके और काफ़ी से काफ़ी अधिक लोगों को हम स्वस्थ रख सके? ऐसे लिए आप सरकार से क्या प्रार्थना करेंगे कि क्या कर देना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में, ताकि इसका जो रोग बीमारी का जो इलाज हो सही से हो सके और लोग स्वस्थ रह सकें? देखिए, किसी भी व्यवस्था को ठीक करने के लिए उसके मूल में जाना होगा, जहाँ हम भूल कर रहे हैं। तो मूल हमारा क्या है? शरीर का निर्माण प्रकृति से हुआ है, तो प्रकृति हमें शक्ति देती है, प्रकृति के शक्ति से ही हम जीवन जीते हैं। तो जब प्रकृति के अनुसार हम जीवन जिएंगे, तो हमारे अंदर ऑलरेडी पहले से जो विकृति आई हुई है वो भी दूर हो जाता है। तो गवर्नमेंट को सबसे पहला ध्यान देना, हमारी शिक्षा और चिकित्सा की बात जहाँ तक आती है, तो बचपन से हमें माने शिक्षा में शामिल करना होगा कि जो हम आहार ले रहे हैं वो शरीर निर्माण के लिए है या स्वाद के लिए है, स्वाद के लिए है या सेहत के लिए है। जब तक यहाँ मूल पे काम नहीं होगा, आज जिस तरह से इस राष्ट्र को, हमारे कल्चर को एक भल्चर का स्वरूप दिया गया है, कहा जाए तो कल्चर ऐसा है कि जहाँ हम मांस मछली अंडा दारू का जहाँ पार्टी चलती है, वहाँ लाठियाँ भी खाना पड़े तो लोग उसको खा करके भी उसका सेवन कर लेते हैं। लेकिन हमारे सात्विक भोजन का समाज से वो बिल्कुल निर्मूल करने का एक परंपरा चल चुकी है। आज हम उन चीज़ों, अशुद्ध पदार्थों को ही ज़्यादा शुद्ध मान रखे हैं, जिससे स्वाद मिल रहा है, सेहत बिल्कुल भी नहीं। आज इसीलिए तो इस सरकार क्या करे? सरकार इसके लिए सबसे पहले हमारा जो आयुष व्यवस्था है, आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथ, इन चिकित्साओं पर विशेष ध्यान दे। इसका भी सरकारी अस्पताल हो जाए, नहीं जिस जी तरह से इस सब को व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल। आयुर्वेद, ये जो आयुष के अस्पताल हो वो आधुनिक चिकित्सक से अलग हो। एक साथ रहने से क्या होता है, हमेशा टकराव का बोध होता है, दोनों चिकित्सक अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, तो इसमें टकराव होता है और सही चीज़ हम उसको रोगी को दे नहीं पाते हैं। इसके लिए हमें अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। अलग से व्यवस्था करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक का है नहीं, जी, जो पहले जैसा चल रहा था कुछ वैसा व्यवस्था है, होम्योपैथिक का व्यवस्था सरकारी तरीके से किया जाए, सरकार अलग से। हो, हाँ। उससे हमारा कोई संबंध नहीं हो। होम्योपैथ और आयुर्वेद का संबंध एलोपैथिक डॉक्टरों के बीच में होगा, क्योंकि वहाँ ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको कभी भी उस व्यवस्था को बढ़ने नहीं देगा। तो आप क्या हाँ। चाहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल जो पहले चल रहा है वो बंद हो जाए, कि नहीं, वो भी रहे और वो भी रहे? मैं वो नहीं कहता हूँ। हमारा कहना है जो व्यवस्था है, 1% रोगियों के लिए तो वरदान है आधुनिक चिकित्सा, 1% रोगों के लिए, जैसे हार्ट अटैक, इमरजेंसी व्यवस्था हो, टीबी, टाइफाइड, मलेरिया, एक्सीडेंटल समस्या, इन चीज़ों के लिए एलोपैथ वरदान है, जान बचाने के लिए। लेकिन जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनसीडी सामान्य भाषा में, तो एनसीडी बीमारियों पर आधुनिक चिकित्सा का कोई प्रभाव नहीं। आधुनिक चिकित्सा जो है ना, हमारा क्रोनिक डिजीज पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाता है, उसे उन रोगों से मुक्त नहीं कर पाता। तो जिन दवाइयों से हमें चिकित्सा की ज़रूरत है, आज 2 ही व्यवस्था रह चुकी है। आज देखा जाए तो हम चिकित्सा को सिर्फ अंग्रेजी को ही चिकित्सा मानते हैं और को सहायता मानते हैं। तो यहाँ बदलाव लानी चाहिए गवर्नमेंट को, इस पे ध्यान यानी देना। कि इन सरकार ध्यान है कि अगर आप चिकित्सा में बदलाव चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आप स्वस्थ रहें, तो आपको होम्योपैथिक की तरफ जाना चाहिए, आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, ताकि आपका जो गंभीर बीमारी है, जो काफ़ी दिनों से है और जन्मजात है या जड़ वाला बीमारी है, घुटनों का दर्द है, ये सब एलियोपैथिक से ठीक नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। तो जहाँ तक सरकार से इनका निवेदन है कि आप जो है ऐसे व्यवस्था करें, होम्योपैथिक का बढ़िया डॉक्टर लाएं, आयुर्वेद का बढ़िया डॉक्टर लाएं, ताकि लोगों का सही इलाज हो सके, और ये सब चीज़ें लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी इनके लिए, ये जो जानकारी दी है ना, ये सही में दिल छूने वाली जानकारी है। अब इनसे दूसरी बात है कि शिक्षा को आप किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था देश का रीढ़ का हड्डी होता है। अगर शिक्षा व्यवस्था सही नहीं होगा तो समाज का विकास संभव हो ही नहीं सकता है। और आज भी हमारे जो महादलित और दलित और जो लोग हैं, जो जनरल कास्ट से थोड़ा सा नीचे हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था उस गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसके लिए हम बात करेंगे कि असली शिक्षा क्या होना चाहिए, और अभी सरकार को इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए जहां से कि
जो भी व्यक्ति हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं उसके अनुसार से अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को दे पाए और प्राइवेट से बढ़िया सरकारी विद्यालय में व्यवस्था हो सके। तो सर आप बताइए कि असली शिक्षा क्या है और असली शिक्षा का सरकार किस तरीके से बढ़ावा दे ताकि अधिक से अधिक बच्चे पढ़ करके एक अच्छा ज्ञान सीख सके और कुछ अच्छा कर सके। देखिए, शिक्षा का आज का जो आधुनिक शिक्षा है वो इच्छा पूर्ति का रह चुका है। वो हम पढ़ करके परीक्षा पास करके नौकरी की भिक्षा मांगते हैं और मिल जाए तो अपनी इच्छा पूर्ति करने में ही पूरे जीवन की समीक्षा कर डालते हैं। तो हमें शिक्षा पे विशेष फोकस करना होगा क्योंकि शिक्षा ही किसी व्यक्ति का चरित्र निर्माण का काम करता है। तो शिक्षा और विद्या दो पार्ट हैं, शिक्षा के भी दो भाग हैं। तो शिक्षा जो है जैसे भौतिक, भूगोल यानी जो हम आज पढ़ रहे हैं मैथ, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था है जो भौतिक मूल्यों को हमें बताता है। लेकिन विद्या वो है जो हमें कर्तव्य और कर्तव्य करने का बोध कराता है, जो हमारे जीवन में शुद्धता लाता है, जो बुद्धि का आधार है, जो सामाजिकता उत्पन्न करता है, जो उत्तरदायित्व का बोध कराता है, जो कर्तव्य का बोध कराता है, इसे विद्या कहते हैं। तो हमारे शिक्षा का उद्देश्य ऐसे कहा जाए ना तो शिक्षा का उद्देश्य रह चुका है सिर्फ इच्छा पूर्ति। तो इच्छा पूर्ति से कभी राष्ट्र की कभी अपेक्षा पूर्ति नहीं होगी। तो शिक्षा का सबसे मूल आधार हमें बचपन से ही, क्योंकि बचपन में जो बातें हमारे हैबिट में आ जाती है, आदतों में आ जाती है, वो उन आदतों से हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव चाहिए, भारतीयकरण करना पड़ेगा। ये जो हमारी शिक्षा है विदेशीकरण का, जो जिन भाषा को पढ़ने में हम बहुत सरलता से पढ़ सकते हैं उसको हम इतना समय लगा दिए, कर अरबों खरबों रुपया हम सिर्फ हिंदी से अंग्रेजी करने में लगा दे रहे हैं। इससे अच्छा है वो अर्थ का भी हमें कहा जाए तो रक्षा करने में सहयोग मिलेगा, अर्थ को भी बचाने में सहयोग मिलेगा और व्यक्ति से व्यक्तित्व का निर्माण में भी। अपनी भाषा से जब भाषा का बोध होता है तो व्यक्ति से एक भाव उत्पन्न होता है जो एक दूसरे से मित्रवत व्यवहार करा डालता है। तो आधुनिक शिक्षा देती है अहंकार और भारतीय शिक्षा देती है संस्कार। इस शिक्षा की इस देश की ज़रूरत है। जबकि हमारे देश में पहले गुरुकुल चला करते थे जिसमें हमारे गुरुकुल में ही हमारे माता पिता के अनुसार अनुकूल संतान पैदा हुआ करते थे। आज तो आधुनिक शिक्षा में प्रतिकूल संतान पैदा हो रहे हैं। तो इससे कभी राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, व्यक्ति का निर्माण कैसे हो सकता है, चरित्र का निर्माण कैसे हो सकता है, जहाँ इतना भी अंतर नहीं कर पाते हैं कि हमें स्वाद के स्तर पर, सेहत के स्तर पर हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा किस काम की जिससे हम अपना शरीर की भी रक्षा न कर सके, जिससे हमारा परिवार की रक्षा न हो सके। तो हमें शिक्षा में अमूलचूल सुधार की अभी जरूरत। की शिक्षा में आपको सबसे बड़ा कमी क्या नजर आता है? एक दो तीन कमियों पर आप बात करेंगे। मूल रूप से हमारी शिक्षा में सबसे बड़ी कमी है चरित्र की, जिससे कि हम जो पढ़ करके पढ़ाई लिखाई इसलिए कराई जाती है कि जीवन में आए अच्छाई। लेकिन आज दुनिया में देखा जाए ना तो पढ़े लिखे लोग ही सबसे ज़्यादा बुरे कर्मों में लगे हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कौन करता है, सबसे ज़्यादा व्यभिचार कौन करता है, क्योंकि हमारे मूल बचपन में शिक्षा ही नहीं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ से हमारा दोष उत्पन्न होता है। और सच में कहा जाए जब इन चीज़ों का धारण नहीं होगा तो कभी व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। यानी क्योंकि कि अभी की जो शिक्षा उसमें बढ़िया से चरित्र के बारे में नहीं बताया जा सकता है, अभी नैतिकता बताया नहीं जा रहा है। नैतिकता का पूरी तरह अभाव है। पूरा तरीके से भाव अभाव आपको दिखता है। हाँ। और जो ये पढ़ाई 18 साल तक कराया जाता है, जो मैथ साइंस रटवाया जाता है बच्चों को, इससे आप कितना खुश है? क्योंकि जो शिक्षा मिल रहा है लोगों को 18 साल तक शिक्षा लेता है, लेकिन अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी में जाता है, क्योंकि आजकल रोजगार चाहिए ना जीने के लिए, तो रोजगार नहीं मिल पाता है। तो इसको कैसे देखते हैं, उसमें ऐसा क्या बदलाव होना है? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा मूल्यवान समय होता है निर्माण करने का वो 18 सालों तक होता है। तो 18 सालों तक जो पढ़ाई पढ़ते हैं,
जब हम अपने कार्यों में लग जाते हैं, जैसे नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं, तो इस शिक्षा का उपयोग हम 10% करते हैं, 90% इस शिक्षा का उपयोग ही नहीं करते हैं। मतलब 10% शिक्षा का उपयोग होता है, 90% का नहीं होता उपयोग है। ही नहीं तो होता। 10% का कहाँ उपयोग हो रहा है? 10% भाषा के स्तर पर, व्यवहार के, थोड़ा बहुत जो व्यवहार सीखते हैं, थोड़ा मैनेजमेंट सीखते हैं, थोड़ा सा हम अपने जो बोलने की कला सीखते हैं, बस यहाँ तक उपयोग कर पाते हैं, उसके अलावा कहाँ उपयोग होता है। नौकरी में मैथ का नौकरी लग जाने के बाद A+B के होल स्क्वायर का कोई जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। A+B का होल स्क्वायर तो खूब पढ़ते हैं, tan थीटा, cos थीटा, करते करते हम लोग 18 साल बिता देते हैं। लेकिन जब हम नौकरी में नहीं जाते हैं, या नौकरी में चले भी जाएं, एजुकेशन के सेक्टर को छोड़ दिया जाए और दूसरे सेक्टर में अगर हम ज्वाइन कर लें, तो इस शिक्षा का उपयोग ही कहीं नहीं है। कभी भी सामान बेचने वाला या दुकानदार कभी A+B का होल स्क्वायर करके सामान बेचता है क्या? क्या कपड़ा बेचने वाला कभी A+B का होल स्क्वायर करता है? tan थीटा, cos थीटा करता है? इंजीनियरिंग में तो इसकी जरूरत है, तो लेकिन इंजीनियर बस मैं क्या कहा, 10%, मान लीजिए पूरे किसी भी देश की जनसंख्या से 2% लोग ही नौकरी से जुड़ पाते हैं, जनसंख्या का जो हिस्सा है। और गवर्नमेंट से कहा जाए तो 10% लोग अच्छा, इंजीनियर, जनरल डॉक्टर पैदा जनरल होते तैयारी हैं। करने में से बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, इस समय पढ़ाया जाता है A+B+C होल स्क्वायर करो, क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करो, इससे कोई फायदा है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, ये उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन को संकीर्ण बनाना चाहते हैं। विराट लोगों के लिए तो हमारा अध्यात्म के बिना, आत्मा का, हम न शरीर के बारे जानते हैं, न संसार के, शरीर के बारे में तो बिल्कुल अनभिज्ञ हैं आज के शिक्षित लोग। आज पूछा जाए विद्यार्थियों से कि उनके शरीर में लीवर कहाँ है, किडनी कहाँ है, उसके फंक्शन क्या है, तो 90% विद्यार्थी नहीं बताते हैं कि उनके शरीर में लीवर है, लेकिन कहाँ है, क्या उसका कार्य है। तो जब पता ही नहीं है तो खता होते रहेगा। चलिए, तो इनकी जो शिक्षा पे जो जवाब रहा वो काफ़ी बेहतरीन था कि नैतिकता का अभाव है। शिक्षा जिस स्तर का होना चाहिए उस स्तर का नहीं है। जैसे लोगों का विकास करवाना चाहिए, राष्ट्र निर्माण के लिए बच्चों को जो शिक्षा देना चाहिए उसमें कमी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमको अपनी भाषा में शिक्षा लेने के लिए नहीं मिलता। हम जिस भाषा का उपयोग करें, ट्रांसलेट करने में काफ़ी समय लगा दिए, उस शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। संस्कार की कमी दिख रही है बच्चों में। बच्चे अगर प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो सिगरेट, गांजा, ताड़ी सब क्यों पीते हैं? क्योंकि उनको संस्कार उस तरीके की नहीं सिखाया जाता जिस लेवल का होना चाहिए। तो ये जो जवाब इन्होंने दिया, इस चीज़ों को जब आप समझेंगे तो आपको शायद महसूस होगा, और ये सब कमियों को सरकार कैसे सुधार कर सकती है, इस पर थोड़ा सा इनसे बात करें। सुधार करने के लिए सबसे पहले तो हमारा पूर्व की जो शिक्षा था, शास्त्र था, उसका निर्माण करने के लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को। तो कौन कौन सी बुक्स उपलब्ध कराया जाए, मैंने 18 साल तक, जो आपको लगता है कि शिक्षा में जोड़ना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। क्योंकि आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन कौन कौन सी बुक्स आपको अभी भी लगता है कि अगर उसको 18 साल से पहले पढ़ा दिया जाए तो उसके बच्चे के अंदर संस्कार आ जाए? देखिए, आज देखा जाए तो हम कोर्ट में जाते हैं और गीता पे हाथ रख कर कसम खाते हैं। कसम तो खाते हैं, लेकिन गीता को पढ़ने नहीं दिया जाता है। इतना पवित्र ग्रंथ को हमें सिर्फ कसम खाने के लिए कोर्ट में रख दिया गया, जबकि वो बचपन से शिक्षा देनी चाहिए गीता का, रामायण का, जिससे व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्माण हो, चरित्र निर्माण हो। हमारे जो ऋषियों का दिया हुआ ज्ञान है, उपनिषद है, दर्शन है, इन चीज़ों को आज हमारे युवा तो नाम जानते तक नहीं है। तो इनसे कैसे? प्रश्न ही नहीं पूछे जा रहे ना एग्जाम में। हाँ, तो ये जो हमारे रहस्य उसमें बताए गए हैं जीवन निर्माण के, ऋषियों ने जो रहस्य अपने शास्त्रों में लिखा, वो तो हमें पढ़ाया नहीं गया। हमें तो विषयों का ज्ञान दिया जा रहा है। तो जब विषयों का ज्ञान मिलेगा तो विषय आधारित शिक्षा आज हमारी है। तो इसीलिए आज हमारी शिक्षा के अमूलचूल बदलाव में जो हमारे ऋषियों ने जो ज्ञान दिया, शास्त्रों में कहा गया है, गुरु, भगवान और शास्त्र, ये तीन का जिसने नहीं माना उसका नहीं होगा कल्याण। ये तो हमारा विधान बताता है। तो बहुत जरूरी है भारतीय यानी कि दर्शन को सर पढ़ाई के करना। माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो महाग्रंथ है जिस पर आप कसमें खाते हैं, तो ये सब चीज़ों को आप इस एजुकेशन से जोड़ना चाहिए, और एक एक किताब कर करके छठा में, सातवां में एक किताब बढ़ा दिया जाए, ताकि बच्चे में संस्कार की उत्पत्ति हो। ये बहुत अच्छा सवाल का जवाब जो इनसे मिला है, इसी की अपेक्षा करते थे हम, और ये भी बहुत शानदार रहा। अब इनसे मैं लास्ट सवाल की ओर बढ़ता हूँ, क्योंकि आपका जो विश्लेषण करने की क्षमता है वो काफ़ी लंबा है, तो वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम
इनसे बात करेंगे आज राजनीतिक के पर्पज से कि राजनीतिक जो अभी चल रहा है, अभी दो पार्टियां हैं, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन जिसको बोलते हैं, इंडिया गठबंधन जो भी आप लोग बोलते हैं, तो एक महागठबंधन और एक एनडीए, ये दो बीच के जो लड़ाई है, इसमें इनका समर्थन किधर रहेगा और क्यों रहेगा, लोगों का जो सोच है उसको किस तरीके से देखना चाहिए, इस पर इस पार्ट में हम बात करेंगे। बात तो आपको समझ में आ गया कि महागठबंधन चाहिए या एनडीए चाहिए। अगर महागठबंधन चाहिए तो क्यों चाहिए, अगर एनडीए चाहिए तो क्यों चाहिए, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सिर्फ झंडा लेकर के कोई मोदी 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 चिल्ला रहे हैं, तो कोई झंडा लेकर के गांधी 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 चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि हम लोग माइक लेके निकल जाते हैं रास्ता में, आप किधर चाहते हैं, मोदी मोदी, हाँ किधर जाते हैं, गांधी गांधी। तो इस विषय में इनसे बात करेंगे, काफ़ी मैच्योर्ड व्यक्ति हैं और आपको इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आज जानना चाहेंगे इनसे कि महागठबंधन क्यों, एनडीए क्यों, अगर महागठबंधन नहीं तो महागठबंधन क्यों नहीं, अगर एनडीए तो एनडीए क्यों, इस विषय पे हम बात करेंगे। अगर एनडीए नहीं तो एनडीए क्यों नहीं, इस विषय पर अगर आपको कोई सवाल है, किसी तरह का दुविधा है, तो इस विषय में आज इनसे इसमें तर्क से बात करेंगे कि किधर जाना चाहिए लोगों को। तो सर आप अब ये बताइए कि राजनीतिक जो भी चल रही है, दो पार्टी के बीच में चल रही है, एक एनडीए और एक इंडिया गठबंधन, तो आपका क्या राय है इसमें, कौन कैसी, आप पार्टी को कैसे देख रहे हैं? आप दोनों का आंसर आपके क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। एक एनडीए है, नॉन डिवाइड पार्ट एक है, और एक गठबंधन है। गठबंधन को कब लठबंधन बनते देर नहीं लगता है, जब हम सत्ता में आते हैं तो बिखरते देर नहीं लगता है। गठबंधन कब टूट जाए, बिखर जाए, और जो हमारा नेतृत्व करता हो वो उसका सोच हमेशा देश और दुनिया में देश को पहचान दिलाने में योगदान दे, ऐसा हमारा नेतृत्व हो। तो एक है विभक्ति का, एक है राष्ट्रभक्ति का। यही हमें चयन करना है कि हमें एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति चाहिए या एक जातियों में विभक्त करने वाला शासन चाहिए, जो जातियों में बांटता है। और जाति ही आज अगर इस देश को विकसित होने में सबसे बड़ी बाधा कहा जाए तो जाति के कारण ही इतनी दुर्गति है। जाति हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा आधार बन चुका है, क्योंकि सच कहा जाए तो मनुष्य में ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी उसमें चार ही हैं। कहा गया है दृश्यन्ते मानुषे लोके सर्ववर्णेषु दशवा। अगर सच में कहा जाए तो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये चार वर्णों पर आधारित हमारी व्यवस्था रही है। तो ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, वो ब्राह्मण उसे कहा गया है जो वेद खुद पढ़ता हो और दूसरों को पढ़ाता हो, ब्राह्मण है। जो इस कार्य में लिप्त नहीं है, इस कार्य में जो जुड़ा हुआ है वो कर नहीं रहा है, वो दस्यु कहा गया है। शास्त्र कहता है वो डकैत है, ठीक है। और रही बात क्षत्रिय, तो क्षत्रियों का अर्थ है जो निर्बलों की रक्षा करे, जो कमजोरों की रक्षा करे, जो हमें हमेशा विपरीत परिस्थितियों में सहायता करे, वो क्षत्रिय है। जो इस कार्य को नहीं करता है वो क्षत्रिय नहीं है, वो तो दस्यु है, वो भी डकैत है, इस समाज का डकैत है। और कहा जाए जो आज वैश्य है, वैश्य का मतलब है जो व्यापार में जुड़ा हुआ है। तो व्यापार के द्वारा जो वो अर्न करता है, उससे अपना तो उपकार करे, अपना तो सेवा करे, लेकिन समाज और राष्ट्र निर्माण में भी उसका धन परोपकार में लगे, उसे कहा गया है व्यापार और परोपकार। लेकिन आज का व्यापारी सिर्फ अपने निर्माण करने में लगा है, परोपकार पर उसका कुछ ध्यान नहीं रहता है, समाज के प्रति कोई ध्यान नहीं है, वो भी दस्यु कहा गया है। और कहा जाए शूद्र, तो शूद्र उसे कहा गया है अनपढ़, गंवार, जो कुछ नहीं भी सेवा के अलावा उसको कुछ करना नहीं आता है, वो भी अगर ईमानदारी से सेवा के भाव से युक्त नहीं है तो भी दस्यु है। ये चारों वर्णों में शास्त्र के द्वारा वर्णन किया गया है। तो हम समझते हैं कि आज जो व्यवस्था हमारी है ये बहुत गड़बड़ झाला है। तो आप इस राजनीति को कैसे देखते हैं? आप, कुछ लोग का मानना है कि परिवारवाद चल रहा है, कुछ लोगों का मानना है कि जातिवाद चलना है, कुछ लोगों का मानना है कि हर पार्टी सिर्फ अपना विकास करने में लगा हुआ है। तो आपको इसमें क्या बताना चाहते हैं लोगों को? हम यही बताना चाहेंगे कि जो सामाजिक निर्माण में और परिवार, समाज और राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दे, ऐसे लोगों को हम वोट करें।
ऐसे लोगों का ही हम चयन करें, क्योंकि हमारा वोट 5 सालों में एक बार ही देने का अधिकार है। एक बार दे दिया तो फिर 5 साल हम इंतज़ार करते हैं। तो हमें कैसे, ये तो खुद चयन करना होगा कि हमें किसे वोट देना चाहिए, कि महागठबंधन को कि एनडीए को। ये तो हमें लोगों की विवेक पर हमें छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि लेकिन नहीं, ये तो बात रह जाएगी फिर लोगों का। सर आपका अनुभव क्या है, आप मेरा लोग अनुभव तो यही कहता है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण में योगदान जिनका, उन्हीं को वोट दें। उनको ही वोट दे। तो क्या गांधी जी राष्ट्र निर्माण नहीं कर रहे, राहुल गांधी? अगर राष्ट्र निर्माण होता तो फिर मैं अगला कदम, एक बात बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा देश है इजराइल, 1948 में वो आया इस धरा पर, उसका नाम आया, और 1947 में भारत आज़ाद हुआ। आज देखा जाए तो इजराइल पूरी दुनिया में अपना टेक्नोलॉजी के बल पर एक छोटा सा देश पूरा प्रभुत्व रखता है। और हम इतने ही वर्षों में, 1 साल और बिफोर कहा जाए, तो आज भारत अपना अस्तित्व क्या बना पाया दुनिया में। हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाए। अगर 55 साल तो गांधी के ही हाथ में ही रहा, उन्हीं की आंधी चली, फिर भी राष्ट्र निर्माण में हम आज बेरोजगारी और गरीबी से मुक्त नहीं हो पाए। इस कुछ बार तो बोल रहे हैं ना कि रोजगार से मुक्त करा रहे हैं। देखिए, जब हमारी शिक्षा ही ऐसी है इच्छा पूर्ति वाली, तो वो क्या करा देंगे? जो खुद नहीं पता कि जो खुद रोजगार नहीं अभी कर पा रहे हैं, वो दुनिया को रोजगार क्या देंगे? मैं नहीं मानता हूँ उनकी वाणी को। तो आप 55 साल राज किए, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी जो 10 साल से चल रहा है, इस पर बहुत सारा सवाल है लोगों का कि विकास नहीं हुआ, ये चीज़ हो रहा है, यहाँ दिक्कत है। तो ये आप क्या कहना चाहते विकास की जो अंधी दौड़ है ना, ये इच्छा पूर्ति की अंधी दौड़ है। इच्छा हमारी कितनी पूर्ति हो रही है, विकास का मतलब है हमारा योगदान कितना हो समाज के प्रति। हम लेने वाले हमेशा दुखी रहते हैं और देने वाला हमेशा सुखी रहता है। तो हमारी जो व्यवस्था है वो लेने की ज़्यादा है, देने की कम है। इसी के कारण समाज में सब कुछ विकसित होते हुए भी इच्छा, कहा गया है इच्छा समुद्र है। इसमें इच्छाओं की कितनी ही पूर्ति हो जाए फिर भी खाली लगेगा कि हमको तो कुछ मिला ही नहीं। तो हमेशा ये चीज़ें बनी रहेगी। दुनिया की सारी सुख संपदाएं जिसके पास है वो भी दुखी है, ऐसा नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, विकास तो बहुत हुआ है। हुआ नहीं तो आज हम 2014 से पहले जाएं तो 4 घंटा लाइन के लिए तरस जाते थे, जो आधुनिक व्यवस्था में। आज तो हर घरों में एसी लग रहा है, नवादा जैसे शहरों में। तो विकास तो हुआ है इस मामले में। रोड भी गांव-गांव बनी है, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी जहाँ कुछ देखा जाए, जहाँ हमारे महागठबंधन का शासन है, उस एरिया को देखा जाए तो आज भी वहाँ विकास नहीं नज़र आता। हैं? यानी कि महागठबंधन का जो विकास है वो एनडीए के विकास से थोड़ा सा कम आपको लग रहा है। लूट की छूट होती है महागठबंधन में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। यानी आपको यही लगता है कि अगर महागठबंधन सरकार बना भी लेती है तो सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि अलग बिल्कुल अलग नहीं, तरीके की सोच है। बिल्कुल नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। कि कहा गया है ना, भेड़ियों का भीड़ कभी भी समाज का निर्माण नहीं कर वो तो सकता। बोल रहे हैं कि भारत को जोड़ो, क्योंकि भारत बिखर चुका है, भारत को जोड़ना है, तो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से न्याय यात्रा चल रहा है, पूरा देश में बस से निकल पड़े हैं। भारत टूट गया है क्या आजकल? 1947 में ही तो देश बटा है, फिर कब देश में बटा? बांटने का कौन कौन किया? वो बोल रहे हैं कि हमारे टूट गया। आज देखा जाए तो जो आज बोल रहा है, पूछा जाए, आज मंदिरों से टैक्स लिया जाता है, गिरजाघरों और मस्जिदों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है? बांटा तो उसी ने। आज मदरसे को आदर्श मानता है, इस्लामिक क्रिश्चियन अपना मिशन चला रहा है, लेकिन हम लोगों को गुरुकुल कहाँ खुल रहा है? हमारे गुरुकुल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हमारी आयुर्वेद जैसी चिकित्सा पर नेहरू जी ने मैजिक एंड रेमेडीज एक्ट लागू करके हमारी जो ऋषियों का दिया हुआ चिकित्सा का ज्ञान था उस पर कानून बना दिया। फिर कैसे? देश तो बांटा गया पहले, आज कहाँ बांटा है? आज तो जुड़ रहे हैं हम। आज योग जैसी, आज पूरी दुनिया योग कर रहा है और पूरी दुनिया इस योग चिकित्सा को मानने के लिए तैयार रहता है। योग का अर्थ ही होता है जुड़ना। तो हमारी संस्कृति को आज दुनिया अडॉप्ट कर रहा है, फिर हम टूट कैसे रहे? मेरे को समझ से बाहर और है। तो ये जो न्याय यात्रा चला रहे हैं, ये सिर्फ एगो मुद्दा है, लोगों को अपने ऊपर न्या- रुझान करने का वो है। न्याय यात्रा नहीं है, सत्ता में आने का रास्ता है और अन्याय करने का एक रास्ता है। क्योंकि न्याय रास्ता होती तो आज वक्फ बोर्ड जैसा संस्थान नहीं बनता, जो कि किसी भी जमीन पर वो उंगली रख दे तो
वो व्यवस्था उसकी हो जाती है, कोर्ट में भी आप जा नहीं सकते। फिर कैसे मैं मान लूँ? अन्याय के इतने कानून बना दिए हैं वो लोग कि आज हमारे जितना नुकसान हम 1000 सालों में नहीं सहा हिंदुस्तान, उससे अधिक ये 70 साल में किया ये नुकसान हमारी सनातन को, हमारी धर्म को, हमारी वेद को, हमारी उपनिषद को, हमारी गीता को, हमारे रामायण को, जिससे जीवन निर्माण का आधार था, वो हमारी शिक्षा से मुक्त कर दिया और सिर्फ भौतिक आधारित शिक्षा हमें दे करके भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमें शिक्षा दिया, ताकि न हम जब हम आज के 20 बरस पहले जाइए, 30 बरस पहले जाइए, तो हमारा देश कृषि प्रधान था। कृषि प्रधान रहते हुए भी हम संयुक्त परिवार में जी रहे थे, और आज तो हम पति पत्नी के साथ जी नहीं पा रहे हैं। ये हमारी शिक्षा, ये हमारी चिकित्सा का कौन सा रूप है? मेरे को समझ में नहीं आता है। तो ये न्याय नहीं, अन्याय करने के लिए शासन में आना चाहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनकी मुद्दा क्या है, और इस तरीके के लोगों से आपको मिलाते रहेंगे और सही चीज़ आपको बताते रहेंगे। इनका कहना है कि महागठबंधन में अलग अलग तरीके की सोच के लोग हैं, जिनकी जो भीड़ है इसमें ऐसा लगता है कि आपस में मतभेद होता रहेगा और ये सरकार को ढंग से नहीं चला पाएंगे। इसके समक्ष में अगर हम एनडीए की बात करें तो इनकी कहना है कि एनडीए एक एक तरीके का निर्णय वाला मतलब पार्टी है, और उनका निर्णय लेने वाला इंसान परिवारवादी नहीं है। तो लोगों को एनडीए की तरफ तो झुकाव ऑब्वियसली से ज़्यादा होगा, इनकी कहना है। तो मेरा और भी लोगों से मिलाएंगे आपको जो महागठबंधन की तरफ से भी बात करने वाले हैं, तो ऐसे लोगों से भी आपको मिला करके रूबरू कराएंगे। लेकिन इनकी सोच मुझे बहुत कुछ प्रभावित किया, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला इनसे। तो इनको लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमको जो टाइम दिए, ये अपना कीमती समय निकाल के आए, ये एक शिक्षण का कार्य करते हैं, बहुत अच्छे अनुभवी आदमी से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, जो आप अपना टाइम निकाल करके हमको आज दिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कर इन बातों को रखने का स्थान दिया। ठीक है सर।